साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होनी प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो ये जो टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर 15 है इस प्लेटफॉर्म पे, इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। 75 क्वेश्चन को अभी जिस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें करेंगे और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा पेपर है, पूरे 150 जो प्रश्न हैं, ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा और बजट 2021-22 से जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इस पेपर में संकलित किया गया है। तो इस वजह से यह जो आपको टेस्ट नंबर 15 रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इससे यदि आप इसको पूरा देखते हैं तो यदि आपको बजट से, आर्थिक समीक्षा से यदि प्रश्न बनेंगे तो यहाँ से आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि पूंजीगत व्यय के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। तो इसमें आप देखिए, चारों ऑप्शन पढ़िए। इससे सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व में ह्रास होता है, तो ये सही है। इससे भौतिक संपत्ति का निर्माण होता है, ये भी सही है। पूंजीगत व्यय का बढ़ना अर्थव्यवस्था की प्रगति का सूचक होता है, ये भी सही है। इसे दिन प्रतिदिन का व्यय भी कहा जाता है, नहीं, ये गलत है। राजस्व व्यय को दिन प्रतिदिन का व्यय कहा जाता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। IFCI, ICICI, IDBI और SIDBI, इनकी स्थापना का हमें सही कालानुक्रम लगाना। देखिए, IFCI इसकी स्थापना जो आपकी होती है, कब होती है? 1948 में होती है। ICICI की स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। IDBI की स्थापना कब होती है? 1964 में होती है। और SIDBI की स्थापना कब होती है? 1990 में। इस प्रकार से जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में ये हो जाएगा 1 2 3 4, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं आपको। इसकी स्थापना फेरमानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसमें कथन कौन सा असत्य है? तो दूसरा वाला कथन अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सत्य नहीं है। आगे चलते हैं। शेयर बाजार से जुड़े शब्द वेंचर कैपिटल का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई जाने वाली जो पूंजी होती है उसे ही वेंचर कैपिटल कहते हैं या साहस पूंजी कहते हैं। कंपनियां इसे जुटाने के लिए इक्विटी शेयर जारी करती हैं। इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नाबार्ड के संदर्भ में सत्य कथन चुनें। पहला, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में 1982 में स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, तो ये सही नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आपका कथन में केवल शब्द, केवल या एकमात्र ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वो कथन 90% पूरी उम्मीद रहती है कि वो कथन गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यह केवल कृषि के लिए, तो केवल कृषि के लिए साख नहीं देता है, इसके अतिरिक्त भी अन्य के लिए साख यह प्रोवाइड करता है। तो पहला वाला ही कथन आपका इसमें सत्य है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना हुई। इसके प्रमुख कार्यों में कृषि साख के अलावा संस्थागत विकास, गैर कृषि क्षेत्र, वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म ऋण, नवोन्मेष अर्थात नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में प्रति व्यक्ति आय की धीमी वृद्धि की दर को दर्शाता है? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। तो यहाँ पर आप सी वाला ऑप्शन देखिए, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, ये आपका प्रति व्यक्ति धीमी आय को दर्शाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है, भारतीय कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में है। तीनों के तीनों सही सुमेलित किए गए हैं। इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है 1 2 3 सही हो जाएगा। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसका इंग्लिश वाला देख लीजिए, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक होता है? तो ये जो आपका है, ये इसके 3 पिलर होते हैं। जीवन प्रत्याशा, दूसरा शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय का संयुक्त सूचकांक होता है। और यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक नहीं है? तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन बिल्कुल सहायक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना ये भी सहायक है, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करना ये सही नहीं है, ठीक है, और निर्यात को बढ़ावा देना ये सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? देखिए, चालू खाते का घाटा वस्तुओं तथा सेवाओं के विदेशी व्यापार में प्रतिकूलता अर्थात निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना, मतलब हम बाहर से सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं और अपना सामान उनको कम बेच रहे हैं, इसके कारण होता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना तथा निर्यात को बढ़ाना ये चालू खाते को कम करने में सहायक है, जबकि निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती निर्यातों को हतोत्साहित करेगा एवं उनका मूल्य बढ़ाएगी जो अपेक्षित नहीं है। कौशल विकास योजना बढ़ाती है, ये क्या बढ़ाती है? मानव पूंजी को बढ़ाती है। आगे चलते हैं। विकासशील देशों में निजी उद्योगों में निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा पूंजी उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है, जो निर्धन देश हैं, इनको फंड प्रोवाइड करता है। ग्रीन बॉक्स किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका कृषि क्षेत्र में दी गई एक प्रकार की अर्थ सहायता से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये जयपुर में है। कहाँ पे है? राजस्थान के जयपुर में है, तो याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई थी? तो पुणे में नहीं की गई थी। देखिए 5 जगह पे की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में 2 जगह पे, गोरखपुर और मुरादाबाद। गोरखपुर और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भिवानी, पश्चिम बंगाल में मालदा और राजस्थान में जयपुर। राष्ट्रीय शेयर बाजारों का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो IDBI है। कौन है? IDBI है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1991 में फेरवानी समिति की संस्तुति पर हुई थी। IDBI इसका प्रमुख प्रवर्तक है, प्रमोटर है अर्थात। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताइए। कथन है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रायः हॉट मनी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं होती, बिल्कुल होती है। इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से एक सही है, सी सही नहीं, बी सही नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक हैं, ठीक है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ये अल्फ्रेड मॉर्सल की है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। हाउ टू पे फॉर द वॉर ये JM कीन्स की है। इसकी है JM कीन्स की है। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुएल्सन की है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 2143 सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? प्रायः ये निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं। वह वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है। ये वस्तुएं निम्न कोट की होती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। इस प्रकार से इसमें कोई भी असत्य नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी देश की वास्तविक प्रगति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय गणना की जानी चाहिए स्थिर कीमतों पर, ठीक है। किस पे की जानी चाहिए? स्थिर कीमतों पर। तो देखिए, किसी देश की वास्तविक प्रगति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय गणना स्थिर कीमतों पर की जानी चाहिए। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना किसी आधार वर्ष के सापेक्ष की जाती है। वर्तमान में यह आधार वर्ष भारत के लिए कितना है? 2011-12 है। आधार वर्ष के आधार पर आगामी वर्षों की स्थिति की तुलना की जा सकती है। अगला है, मौद्रिक नीति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, कम और स्थिर मुद्रास्फीति वित्तीय स्थिरता साझेदारी विकास इसका लक्ष्य है। मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य है, कम और स्थिर मुद्रास्फीति वित्तीय स्थिरता तथा समावेशी विकास इसका लक्ष्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति घोषणा करता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? गुणात्मक की बात कर रहा है, ठीक है, गुणात्मक की बात कर रहा है। तो ये न्यूनतम सीमा का निर्धारण, देखिए 2 प्रकार के उपकरण होते हैं। एक परिमाणात्मक शाख नियंत्रण उपकरण होता है और एक गुणात्मक होता है। एक क्वांटिटिव होगा और दूसरा क्वालिटेटिव होगा। तो देखिए, जो परिमाणात्मक शाख नियंत्रण उपकरण होगा उसमें बैंक दर, सीमांत, स्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, ये सभी आ जाएंगे। परंतु जो गुणात्मक शाख नियंत्रण उपकरण होगा जिसके बारे में प्रश्न पूछा है,
इसमें न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण, नैतिक दबाव, शाख मानदंड का निर्धारण इत्यादि आते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? मुद्रास्फीति के संदर्भ में इसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। जबकि वस्तुओं का मूल्य स्तर बढ़ जाता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, ये सभी कथन सही हैं। तो देखिए होता क्या है, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का वह उपकरण जो मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है वह क्या है? तो इसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कौन से हैं? तो CARR है, SLR है और पुनर्वित्त सुविधाएं ये सभी जो हैं इसके तहत आती हैं। तो इस प्रकार से आपका नगद आरक्षित निधि अनुपात ये D जो है ये इसको प्रभावित करेगी। अगला है निम्नलिखित युगों में से कौन सा या शेष सही सुमेलित हैं? तो देखिए दांतेवाला समिति बेरोजगारी उन्मूलन समिति बिल्कुल सही है। जानकी रमन समिति ये कर सुधार से नहीं बल्कि ये किससे संबंधित रहे हैं? प्रतिभूति घोटाले से संबंधित रहे हैं। जबकि गोइपोरिया समिति ये बैंकिंग सेवा सुधार संबंधित रहे। इस प्रकार से C ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष से सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण केवल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में होने लगा? तो ये जो है 2017-18 से। कब से? 2017-18 से। देखिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्व सार्वजनिक व्यय को योजनागत तथा गैर योजनागत व्ययों में भी विभाजित किया जाता था, किंतु 2017-18 से सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण केवल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में होने लगा 2017-18 से। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है? तो पहला देखिए सदस्य देशों के बीच सामाजिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये इनका कार्य नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। सदस्य देशों के बीच सामाजिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हित नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है, तो ये कथन सही नहीं है। वर्तमान में इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाती है, तो ये कथन आपका सही है। देखिए किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। पहले इसकी गणना साधन लागत पर की जाती थी, लेकिन 2015 से इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाने लगी है। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। ठीक है, चालू कीमत पर। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है वो सत्य है। आगे चलते हैं। भारत में अनवरत योजना अर्थात रोलिंग प्लान किस वर्ष में कार्यशील होती है? तो ये जो है आपकी 1978-79 1978-79 में यह योजना कार्यशील होती है कि जनता सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले 1974 से 78 तक ही चलाते हैं। इसको 79 तक चलना था, 78 में ही खत्म कर देते थे। एक नई योजना 1 अप्रैल 1978 को पेश की गई जिसको अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहा गया। अगला है, इधर एक तरफ गरीबी निवारण समिति, दूसरे इसकी स्थापना वर्ष है, हमें इसे सुमेलित करना है। तो देखिए अलग समिति 1979 सही है, लकड़वाला समिति 1993 सही है, सी रंगराजन समिति 2012 ये भी सही है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है मॉरिस डी मॉरिस, किसने? मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। इन्होंने जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था। इसके लिए उन्होंने 3 संकेतों को चुना: जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। अगला है अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोध क्या है? तो पूंजी निर्माण का न होना। पूंजी निर्माण का न होना। पूंजी निर्माण का अर्थ बचत करने एवं उस बचत को उद्योग में विनियोजित करने से है। अगला है एक तरफ घटनाएं तो दूसरी तरफ पंचवर्षीय योजना। तो बताना है ये घटनाएं किस पंचवर्षीय योजना की है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं की है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी एक सेकंड, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का है, जबकि 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये 4थी पंचवर्षीय योजना का है और सेबी की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इस प्रकार से आपका
जो डी ऑप्शन है 4123 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की विकास दर रहेगी, कितनी रहेगी? तो 11% रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जीडीपी के अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में कितने प्रतिशत रहा? तो ये जो है आपका 21.6%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में भारत का वाह्य ऋण कितना था? तो भारत का वाह्य ऋण जो था वो 556.2 बिलियन डॉलर था। केंद्रीय बजट 2021-22 का कुल आकार कितना है? तो 34,83,263 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख के लेह में। बजट 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन चुने। 50 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? नहीं, 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो पहला वाला कथन आपको सही नहीं है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। तो ये दूसरा वाला कथन सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सेवी के संबंध में सत्य है? जनवरी 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा सेवी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल सही। इसका मुख्यालय मुंबई में भी सही। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं, इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और ध्यान रखिएगा यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो 3 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो पहला और दूसरा ही इसमें सही है। इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, उपरोक्त सभी किस एक पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं हैं? तो ये सभी 5वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। भारत में कृषि में सामान्यतः 7 से 8 माह ही काम चलता है। शेष महीनों में खेती में लगे व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किस एक में देश में 8 नए कृषि निर्यात केंद्रों की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 2001-2002 में। 2001-2002 बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित समितियों में से किस एक का संबंध हथकरघा के विकास से संबंधित है? किस एक का संबंध हथकरघा के विकास से संबंधित? तो मीरा सेठ समिति का संबंध इससे है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन जो है वो राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाइड लेवल एटीएम होते हैं, क्या होते हैं? तो ये गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व उन्हीं के द्वारा प्रचलित एटीएम होते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना नहीं। पहला वाला सही है। दूसरा जो इसका लक्ष्य है, इसका देखिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है ये 1996-97 में ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया जिनकी या जिसकी अधूरी बृहद या मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरे होने के अग्रिम चरणों में थीं। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? सर्वेक्षण में के साथ पहली बार न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक जारी किया गया। बिल्कुल सही है। लॉकडाउन के कारण गिग अर्थव्यवस्था का आकार कम हुआ नहीं, आकार इसका बढ़ा, इसीलिए इसे रेगुलेट करने की जरूरत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च जीडीपी के 1% से बढ़कर 2.5 से लेकर के 3% कम करने की सिफारिश की गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा, सर्वेक्षण के अनुसार भारत बी आकार रिकवरी के मध्य में है। तो यहाँ पर जो बी वाला है कि लॉकडाउन के कारण गिग अर्थव्यवस्था का आकार कम हुआ, नहीं, ये आकार बढ़ा है। तो ये सही नहीं है। बजट 2020-21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने % अनुमानित है? तो ये जो है आपका 6.8%। कितना है? 6.8% अनुमानित है।
दो सूचियाँ देखिए, एक तरफ क्षेत्र है और दूसरी तरफ बजट आवंटन है। स्वच्छता के लिए 2.8 लाख करोड़ है। स्वास्थ्य के लिए जो है 2.23 करोड़ है, लाख करोड़। रेलवे के लिए 1.10 है और रक्षा क्षेत्र में 4.78। तो इस प्रकार से आप देखें तो 2143 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बजट 2021-22 में कहाँ नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा नहीं की गई है? तो कहाँ नहीं की गई है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में नहीं की गई है। तो देखिए, बजट 2021-22 में आंध्र प्रदेश के नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की जाने की घोषणा नहीं की गई, जबकि ये बंगाल, केरल और तमिलनाडु में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगला है बजट के अनुसार वर्ष 2021-22 में सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा है? तो विनिवेश का लक्ष्य जो है 1.75 लाख करोड़ रुपए है। अंकटाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सत्य है बताना है। इसकी स्थापना 1985 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। व्यापार और विकास रिपोर्ट अंकटाट द्वारा जारी की जाती है, ये सही है। और पहला वाला कथन जो है कि इसकी स्थापना 1985 में होती नहीं, 20 दिसंबर 1964 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से केवल दूसरा वाला कथन सही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसंधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चावल का कुल राष्ट्रीय उत्पादन गेहूं के समग्र उत्पादन से कम रहा। नहीं, ये कथन गलत है। चावल का कुल राष्ट्रीय उत्पादन गेहूं के समग्र उत्पादन से अधिक रहा है। कृषि व संबंधित क्षेत्र की समृद्धि दर 3.6 रही है। नहीं, ये 3.4 थी। इस प्रकार से आपके जो दोनों ही कथन हैं, दोनों ही कथन असत्य हैं। सी ऑप्शन। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, SDSN के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात GNP के संदर्भ में कौन सा या से कथन असत्य हैं? तो राष्ट्रीय आय के आकलन में GNP GDP की तुलना में विस्तृत पैमाना है, बिल्कुल सही है। दूसरा, IMF इसके आधार पर विभिन्न देशों की क्रय शक्ति क्षमता का आकलन करती है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन असत्य नहीं है, डी ऑप्शन। बजट 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन चुने। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो है 6.8% रहने का अनुमान है, तो ये सही है। वर्ष 2024-25 तक राजकोषीय घाटा 4% से नीचे लाने का लक्ष्य है। नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में 9.5% तथा 2021-22 में 6.8% राजकोषीय घाटे का अनुमान है तथा 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है, न कि केवल 4%। तो इस प्रकार से इसमें आपका पहला वाला जो है, एक सेकेंड, इसमें हमें सत्य कथन चुनना है। तो पहला वाला कथन जो है केवल सही, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। बजट 2021-22 के अनुसार सरकार का सर्वाधिक व्यय मद किसमें कौन सा है? तो ब्याज अदायगी है। ब्याज अदायगी के बाद ब्याज अदायगी है, फिर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। बजट 2020-21-22 में सर्वाधिक धन आवंटन जारी योजना किस योजना को सर्वाधिक आवंटन किया गया धन का? तो मनरेगा को 73,000 करोड़ रुपए, पीएम किसान योजना को 70,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन को जो है 50,000 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जो है 37,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं या आवंटित किए गए हैं। अगला है निम्नलिखित में विचार कीजिए। स्वास्थ्य एवं कल्याण, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, वैश्विक निर्यात वृद्धि, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी संरचना। तो बजट 2021-22 के 6 स्तंभ हैं, यहाँ पे 5 की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो है आपके 6 स्तंभ हैं। एक इनोवेशन और अनुसंधान व विकास भी है। इस प्रकार से इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सबके सब शामिल हैं, डी ऑप्शन। 2021-22 के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। तो देखिए, ढांचागत विकास के लिए आवंटित राशि में 34.5% वृद्धि हुई है। बीमा सेक्टर में FDI को 49% से 100% तक की वृद्धि नहीं,
49 से कितना कर दिया गया, इसको 74% तक कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे दूसरा वाला हमें असत्य ढूंढना है, तो बी वाला जो है ये असत्य है, 62 का बी जो है ये असत्य है। जबकि 2 सरकारी बैंकों व एक बीमा कंपनी का निजीकरण, पेंशन पर निर्भर 75% से अधिक आयु के बुजुर्गों को रिटर्न भरने की छूट, वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से क्या सस्ता हुआ है। तो देखिए जो स्टील है ये आपका सस्ता हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट 2021-22 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा एक सत्य है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 137% की वृद्धि की गई, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए एक नई योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की शुरुआत की गई है, ये भी सही है। सभी जिलों में पब्लिक हेल्थ लैब स्थापित किए जाएंगे, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, सभी कथन सत्य हैं। बजट 2021-22 में 5 नए मत्स्य बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई। इनमें से कौन उसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए 5 जो हैं 5 जगहों पर बनाया जाएगा। इसमें पेटुआ घाट है, पारादीप है, चेन्नई है, परंतु कोलकाता इसमें शामिल नहीं है। तो वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कोच्चि, नाम याद रखिएगा, कोच्चि है, चेन्नई है, विशाखापत्तनम है, पारादीप है और पेटुआ घाट है, इसमें मत्स्य बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर बनाए जाने की बात कही गई है। कोलकाता इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं, तो 5 के नाम याद रखिएगा, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआ घाट। बजट 2021-22 में कृषि ऋण देने का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो कृषि ऋण देने का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए है, बी ऑप्शन। बजट 2021-22 में रेलवे क्षेत्र के लिए बनाई गई राष्ट्रीय रेल योजना के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई है। तो इसको जो है 2030 तक प्राप्त कर लेने की घोषणा की गई है, सी ऑप्शन। बजट 2021-22 में घोषित मित्रा स्कीम किस एक क्षेत्र के विकास से संबंधित है। तो ये जो मित्रा योजना है, ये स्कीम है, इसका पूरा नाम है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो ये टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1987 में की गई थी। कब की गई थी, वर्ष 1987 में इसकी स्थापना होती है। तो जनजाति लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने तथा जनजाति लोगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य सरकार ने अगस्त 1947 में भारतीय जनजाति विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना की। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति ने वर्ष 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी थी। तो विजय केलकर की समिति ने, ठीक है। वर्ष 1975 में एम नरसिम्हन की समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1987 में विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है फ्री पोर्ट एक ऐसा बंदरगाह या हवाई अड्डा होता है जहां राष्ट्रीय टैरिफ नहीं लगती, बिल्कुल सही है। फ्री पोर्ट को विकसित करने हेतु इंटरपोर्ट का प्रयोग होता है, ये सही नहीं है। अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक सेकेंड। फ्री पोर्ट को विकसित करने हेतु इंटरपोर्ट का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। 70 निम्नलिखित में से किस एक को स्टॉक बाजार भी कहते हैं। तो द्वितीय औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को जो है स्टॉक बाजार भी कहते हैं। आरबीआई द्वारा बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, ठीक है, बाजार में जो है तरलता वो बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण ये तो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए खुले बाजार की क्रियाएं ये परिणात्मक साख नियंत्रण के अधीन आती हैं या अंतर्गत आती हैं। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि संबंधित है किससे। तो ये विदेशी व्यापार से, किससे संबंधित है, तो विदेशी व्यापार से संबंधित है, डी ऑप्शन। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब इससे आगे के जो 75 क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।